वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम नमन, जिनकी असीम अहेतु की वो आनंद करता मुझ पर हमेशा बनी रही है। मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम, जिनके जीवन के संघर्ष, बड़ी मेहनत, दी हुई शिक्षा, संस्कार, मूल्यों और आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। सम्मानित मंच, मेरे आदरणीय अध्यापकगण, आरएस की तैयारी में मेरे साथी महावीर जी चौहान, अर्जुन राम जी बिश्नोई और समस्त मेरे प्यारे ग्रामवासी, आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। जून 2007, आज से लगभग 14 साल पहले मैंने ये घर और ये गांव छोड़ा था, पहले पढ़ने के लिए और उसके बाद आगे की सर्विस के लिए। और 14 साल के बाद जैसे भगवान श्री राम वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे, उसी प्रकार 14 वर्षों के बाद मेरा राजस्थान में वापस आगमन हो रहा है। और क्योंकि 14 वर्षों का ये जो समय है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, संघर्ष और बहुत सारे अनुभव मेरे रहे हैं, जो काफ़ी विशद है, व्यापक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इन 14 वर्षों को मैं आपके सामने एक कहानी के रूप में रखूं, ताकि जो यंग एस्पिरेंट्स है, जो युवा साथी है, जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको हो सके एक प्रेरणा मिले। और मेरे इस संघर्ष को सुनकर अगर एक भी युवा साथी प्रेरित हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरा यह प्रयास किसी हद में सफल रहा है। सबसे पहले क्लास फर्स्ट, जो एलकेजी यूकेजी का कंसेप्ट उस समय नहीं हुआ करता था, वही कच्ची पहली पक्की पहली का कंसेप्ट हुआ करता था। तो उस समय मेरी बड़ी बहन, एकमात्र बहन लीला दीदी, वो मुझे अक्सर तो गांव की सरकारी स्कूल कन्या पाठशाला, जो अभी राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बन गया है, वहाँ लेके जाते थे। और उनका यह था कि घर में जब एक ही बहन हो और वो भी बड़ी हो, तो अपनी छोटी बहन की ख्वाहिश है वो अपने छोटे भाई से पूरी करती है। तो अक्सर वो मुझे लड़कियों के कपड़े पहना के लेके जाते थे। तो उस समय मैं 3 साल की उम्र थी मेरी, तो बहुत ज़्यादा मैं समझता नहीं था, लेकिन बहुत कम टाइम के बाद मैं समझ गया कि मैं तो एक लड़का और मुझे लड़की के कपड़े पहने जा रहे हैं। तो मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद मैंने बालाजी स्कूल ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने अपनी जो दूसरी क्लास से लेकर 5वीं तक की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के लिए मैंने बालाजी आदर्श, जो अभी माध्यमिक विद्यालय बन गया, उच्च माध्यमिक बन गया है, तो उस समय यह 1ली से 5वीं तक ही हुआ करता था। और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि उसी स्कूल के संचालक, शिक्षक, मेरे गुरुजन रहे शौराब्दी और बब्बू जी आज इस कार्यक्रम में आए, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और हम बालाजी स्कूल का जो दूसरी क्लास का बैच था, वो सबसे पहला बैच तो जो था वो हमारा था। मैं, रामदेव, उस समय दूसरी क्लास में आए थे, उसी टाइम बालाजी स्कूल शुरू हुई थी। कहते हैं कि जो फाउंडेशन होता है, जो नींव होती है, वो मकान की मजबूत होनी चाहिए। अगर मकान की नींव मजबूत नहीं है तो आप ऊपर मंजिलें, ज़्यादा मंजिलें बना नहीं सकते। अगर नींव मजबूत है तो आप 100 मंजिला बिल्डिंग भी बना लोगे। तो मेरे जिंदगी में जो शैक्षणिक समय रहा है, इसमें जो प्राथमिक शिक्षा मुझे बहुत अच्छी मिली, और इसके लिए मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ शौराब जी का और बबूदा राम जी का। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि उस समय बालाजी स्कूल 5वीं तक ही हुआ करती थी, तो मुझे 5वीं के बाद आगे की शिक्षा के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाणी में प्रवेश लेना पड़ा। तो 6 से लेकर 10 तक की मैंने अपनी शिक्षा है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाणी में की थी।
तो उस समय क्या हुआ करता था कि सरकारी स्कूलों का जैसा डरा होता है कि बहुत सारे स्टाफ की कमी, डिसिप्लिन की कमी, उस समय हमारे स्कूल में भी थोड़ी बहुत थी। तो हम क्या करते थे, क्लास 6 में पहले पीरियड में हाजिरी लगाते थे और उसके बाद भाग करते थे और यहाँ फिर के जो जहाँ में यहाँ के क्रिकेट खेलते थे। मेरे पास बैट हुआ करता था, रामदेव बॉल लेके आ जाता था और फिर हम खेलने चले जाते थे। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि हम 7वें पीरियड में वापस आते थे बैग लेने के लिए, तो रामेश्वर जी ने हमें वहां पे पकड़ लिया मेन गेट पे और वहीं पे हमें मुर्गा बना दिया पूरी टीम को और वहां से मुर्गा बना दे और बांटते हुए हमें बिल्कुल स्कूल तक, जो कक्षा थी हमारी 6वीं कक्षा, वहां तक लेके आए। लेकिन हमें उस चीज का बुरा नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लगा कि एक रामेश्वर जी जैसे गुरुजन का मेरे जीवन में आगमन उस एक इंसिडेंट के द्वारा हुआ। मैं काफी शर्मिंदगी मैंने महसूस की और उसके बाद मेरे जीवन में आज तक अपने गुरुजनों को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। 6 से 10 तक मैं रामेश्वर जी, सजना राम जी जैसे मुझे शिक्षक मिले। बहुत सारे शिक्षक अभी यहाँ पे हैं नहीं, उनका ट्रांसफर हो गया, उनका भी मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। और क्योंकि रामेश्वर लाल जी का मेरा काफ़ी क्लोज कनेक्शन रहा है, इमोशनल बॉन्डिंग रही है और वे एक आदर्श शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। मेरे लिए नहीं, आप किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगानी से पढ़े किसी भी विद्यार्थी से पूछ सकते हो, वो सबके लिए एक आदर्श शिक्षक है। तो उस समय इतनी एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद वो जो मुझे मोटिवेट करते थे, प्रेरित करते थे, उसी की बदौलत मैंने क्लास 8 में पूरे जोधपुर जिले में 12वां स्थान प्राप्त किया और उस समय राजकीय विद्यालय जो मेरिट में था टॉप 15 में, वो एकमात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगानी था और इसका पूरा श्रेय है वो रामेश्वर लाल जी पवार को जाता है। उसके बाद 9th 10th हो गई। 10th के बाद ये हमारा गांव का दुर्भाग्य है कि आज इतने साल हो गए लेकिन साइंस स्ट्रीम नहीं है और मेरे को साइंस मैथमेटिक्स जिसको हम बोलते हैं विज्ञान में गणित वर्ग लेना था, तो उसके लिए मुझे गांव छोड़ना पड़ा, शहर जाना पड़ा। शहर से मैंने 11th किया, 12th किया। 12th में 11th तक तो सब ठीक था, 12th में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ और जिसकी वजह से मैंने जोधपुर छोड़ के मैं गाँव आ गया। इंसिडेंट ये हुआ कि मैं जिस जगह में रहता था, क्योंकि रूम किराए लेके रखते थे, अपनी कोई प्रॉपर्टी जोधपुर में थी नहीं, तो रूम किराए पे जो रूम में लेके रहता था, वहाँ का जो पानी था, खान पान था, वो बड़ा प्रदूषित था और जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ गया। और ऐसा बीमार पड़ा कि कम से कम मैं 3-4 महीने घर पे ही था। लेकिन उसके बावजूद मेरे मित्र, परम मित्र जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, अनिल कुमार प्रजापति, उनका एक सतत सहयोग रहा। मेरे बड़े भाई विक्रम, उनका जो सहयोग और एक मनोबल बढ़ाने वाली वो बातें हमेशा किया करते थे, उसी की बदौलत मैंने वापस 3 महीने का रेस्ट करके जोधपुर गया और लास्ट 2 महीने मैंने अच्छी पढ़ाई की। और 12th में अभी देखो परसेंटेज बताऊंगा तो अभी कोई मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी तो 99% बड़ी नॉर्मल चीज हो गई है, जिसको भी पूछो उसके 90 से अबव है। लेकिन 2009 में 91 बहुत बड़ी बात हुआ करती थी RBSC से। तो पूरे राजस्थान में मेरा 28 मेरिट था साइंस स्ट्रीम से। तो 12th करने के बाद क्योंकि ये सभी मैं मानता हूँ यहाँ जो भी उपस्थित हैं वो मेरे सब आत्मीयजन हैं और मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं। 2006 से लेकर 9 का समय था, वो हमें बड़ी पारिवारिक रूप से और आर्थिक रूप से काफी कठिनाइयों का समय था। पिताजी क्योंकि व्यवसायी थे, उन्होंने कम दवार का व्यवसाय किया और व्यवसाय में क्या होता है, लाभ भी हो जाता है, घाटा भी हो जाता है। तो हमें बड़ा घाटा लगा और हम पे काफी खर्चा हो गया। तो 11th में मुझे इस चीज का पता चल गया था कि मेरे पिताजी जो एक बुक भी मुझे खरीद के दे रहे हैं वो किसी और के पैसे से आ रही है। और उसी समय मैंने ये निश्चय कर लिया कि मुझे अपने परिवार में किसी भी तरह का बोझ नहीं बनना है। मैं छोटा हूँ लेकिन मुझे जिम्मेदारी उठानी है। मैंने 16 वर्ष और 10 महीने की उम्र में भारतीय नौसेना में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सेलर के लिए फॉर्म भर दिया था और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरा सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में हो गया। और मैंने बिना सोचे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मम्मी को पैरालिसिस हो रखा था, पिताजी का जो कुला था वो फ्रैक्चर हो गया था, दुकान लगभग बंद थी और कर्जदार भी काफी ज्यादा हो गए थे। तो मुझे लगा कि अब मुझे इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। बिना सोचे मैंने 17 वर्ष की उम्र में भारतीय नौसेना ज्वाइन कर ली।
नौसेना में जब मैंने एंट्री की थी, मुझे आज भी याद है, INS चिल्का उड़ीसा खुर्दा में टेक्निकल सेलर के रूप में मैंने एंट्री की थी। उस समय जब मैं एंट्री करने से पहले कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि मैं एक मेधावी छात्र रहा हूँ और मैं पढ़ना चाहता था। मुझे 17 वर्ष की उम्र में फौज में जाने का कोई शौक नहीं था। तो उस समय मैंने पिताजी को बताया, तो पिताजी ने कहा कि बेटा एक बार कोई भी पेड़ की टहनी पकड़ लो और उसके बाद आप में योग्यता होगी, काबिलियत होगी, आप आगे से आगे बढ़ते रहोगे। तो मैंने पिताजी की जो सलाह है उसको गौर किया, उसको अमल में लाया और इंडियन नेवी ज्वाइन कर ली। जब वहाँ ज्वाइन की, क्योंकि मैं एक सिविल 17 साल का बच्चा, बहुत सारा एक्सपोजर मेरे को नहीं था, मैं अपने बैच में सबसे छोटा हुआ करता था और काफ़ी दिक्कतें आई वहाँ पे। सबसे पहली दिक्कत तो कभी नींद पूरी नहीं होती थी, रात को 12 बजे सुलाते थे, 4 बजे जगाते थे। जो भी हमारे फौजी लोग हैं यहाँ पे उनको अच्छे से पता है कि फोर्स में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स, उसकी बेसिक ट्रेनिंग कैसे हुआ करती है। तो काफ़ी टफ टाइम था। और क्योंकि मैं 10+2 गया था और मैंने बहुत पहले से ठान लिया था कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई वो कंटिन्यू रखूंगा। तो वहाँ रहते हुए मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज हम बोलते हैं कि प्राइवेट छात्र, तो मैंने प्राइवेट छात्र के रूप में इग्नू से BA किया। चाहता मैं BSc करना था, लेकिन BA इसलिए करना पड़ा क्योंकि BSc में प्रैक्टिकल्स होते हैं और नेवी में अक्सर छुट्टियों की दिक्कत रहती है और BA में क्या प्रैक्टिकल नहीं होते, आप कहीं भी जाके एग्जाम दे सकते हो। और छुट्टी का दिक्कत तो यह था कि मुझे नेवी के अंदर जो दूसरा छुट्टी मिला वो मुझे 14 महीनों के बाद मिला। तो इन परिस्थितियों में रहते हुए ग्रेजुएशन करना अपना आप में मेरे लिए एक चैलेंज था। बट मैंने अपने बड़े भाई विक्रम के सहयोग से और जो मेरे साथी नेवी के बैचमेट्स, मैं A1 to 7 से बिलोंग करता हूँ, मेरे सीनियर्स का काफी सहयोग रहा और मैंने कैसे भी करके ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। क्योंकि चुनौतियां काफी ज्यादा थी, क्योंकि पढ़ने का टाइम मिलता नहीं था और फौज की जॉब होती है वो 24/7/365 होती है। अगर हमें रात को 2 बजे भी कोई काम बोल दिया जाए तो हम मना नहीं कर सकते। सिविल में क्या होता है, आप 9 बजे ऑफिस खोलते हो, 4 बजे चले जाते हो, सैटरडे संडे होता है। फौज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चूंकि मैं कोई अफसर रैंक में नहीं था, नेवी में नीचे की रैंक में था, तो हमें तो आदेशों का पालन करना पड़ता था। तो सोचा कि एक अफसर बनने की कोशिश की जाए, क्योंकि मेरा मानना रहा है कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो मैंने कोशिश की और मैंने UPSC जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग, जो IAS IPS की परीक्षा करवाता है, उसके द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री की परीक्षा आयोजित होती है। और मैंने वो परीक्षा पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में पूरे भारत में 264 की रैंक के साथ हासिल की। इसके बाद फोर्स एलोकेशन में मुझे सीमा सुरक्षा बल मिला। मुझे खुशी हुई कि कम से कम मुझे राजस्थान में भी सर्व करने का मौका मिलेगा। वैसे तो वसुदेव कुटुंबकम, पूरा देश ही अपना घर है, लेकिन बोलते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, कि माँ और मातृभूमि है उसका दर्जा स्वर्ग से भी ऊंचा है। तो यही सोच के, और क्योंकि मैं सेलर से ऑफिसर पद पे जा रहा हूँ, मैंने BSF ज्वाइन की। BSF में मेरी पहली पोस्टिंग, BSF में मेरी 1 साल की ट्रेनिंग हुई और उस ट्रेनिंग में मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। क्योंकि मेरा ये मानना है और सभी युवा साथियों उनसे भी कहना है कि आप कोई भी काम करो, चाहे पढ़ाई करो, काम करो, खेती करो, बिजनेस करो, उसको डूब के करो, जुनून के साथ करो। जब आप में जुनून होगा, पैशन होगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको किसी चीज को हासिल करने से रोक ले। उसी जुनून, उसी जो एक स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस वाली स्पिरिट है, उसके साथ आर्म फोर्सेस में प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का दर्जा हासिल करना, अवार्ड हासिल करना एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। और सीमा सुरक्षा बल की 1 साल की ट्रेनिंग में मुझे माननीय गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और बेस्ट इन इंडोर ट्रॉफी से अवार्ड किया गया। उसके बाद मैं गांव आया तो गांव वालों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, उसको देख के मेरा दिल प्रफुल्लित हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि गांव वाले मुझसे इतना अच्छा कनेक्शन रखते हैं। कोई मैटर नहीं करता वो किस जाति है, किस धर्म है, किस वर्ग है, किस समुदाय से। तो ये करके मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया। फिर मैं चला गया भारत बांग्लादेश सीमा पे, मेरी पहली पोस्टिंग आई मालदा जिले में। तो मालदा जिला है वो अपराधों के लिए बड़ा कुख्यात है। बहुत तरीके के अपराध होते हैं
और चूंकि मेरी पहली पोस्टिंग थी असिस्टेंट कमांडेंट, वो कंपनी कमांडर के रूप में थी। तो कंपनी कमांडर के रूप में आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है। अक्सर बोला जाता है कि अफसर है, तो अफसर है, नो डाउट अफसर का ग्राउंड में भागदौड़ इतना नहीं रहता, लेकिन जो मेंटली है आप हमेशा बिजी रहते हो, हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हो। और फौज के अंदर क्या होता है कि हर चीज के लिए, चाहे कोई भी छोटा सा ऑपरेशन भी है, तो आप एज ए अफसर, एज ए कंपनी कमांडर, आपको फ्रंट से लीड करना है, आपको सबसे आगे रहकर लीड करना है। तो काफी हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, चीजें चैलेंजिंग थी, लेकिन वहां रहते हुए मैंने एक चीज देखी कि किस तरह, क्योंकि उससे पहले मैं नेवी में था, तो मेरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, नागरिक जनता के साथ मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन जब भारत बांग्लादेश सीमा पे सिविल पॉपुलेशन के साथ साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसी के साथ साथ सिविल पॉपुलेशन भी रहती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारा काम पड़ता रहता है, तो वो चीज देख के मेरे मन में भी हुआ कि क्यों ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयारी की जाए। लेकिन वो एक पर्याप्त नहीं था, जैसे कि भूराराम जी ने बताया भी था कि फौज में अफसर का अपना एक रुतबा होता है। तो मैं जब अपनी तरफ देखता तो मैं सोचता कि मुझे किससे तैयारी करने की जरूरत है। मैं ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर हूँ, मेरे को जितने भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, पे पग सब कुछ अच्छा है, और यहाँ रह के मैं अपने लोगों के बीच में जो मेरे फौज है उनके साथ मैं खूब एंजॉय भी कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा कोई सफिशिएंट कारण मिला नहीं, इसलिए मैं अपना वहाँ सर्विस करता रहा। 6 महीने का, 1 साल के बाद 6 महीने का फील्ड ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद प्लाटून वेपन कोर्स होता है वो भी हो गया, और प्लाटून वेपन कोर्स में मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन रोल भी मिला था उसके लिए। उसके बाद मैं वापस क्वार्टर पे गया। तो एक तो छोटा सा इंटरेक्शन मैं देख चुका था, और दूसरा अक्सर मेरे मम्मी बहुत इमोशनल है, और मैं अपना, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो उनके साथ जो एक भावनात्मक बंधन हमेशा रहा है। जब भी मैं छुट्टी खत्म होकर जाता तो वो हमेशा रोते थे, और उनका ये कहना था कि तेरे में इतनी प्रतिभा है, तू इतना पढ़ाई में ठीक है, तो क्यों ना तू यही आ जाए राजस्थान में। तो मैं मम्मी को समझा देता था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये थी कि एक कोशिश मैं अपने परिवार के लिए, अपनी मम्मी के लिए भी करूंगा, ताकि आगे जाके, ताकि मुझे फ्यूचर में कभी इस चीज के लिए रिग्रेट नहीं हो कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया नहीं। ये आरएस का अटेम्प्ट अगर फ्रैंकली बोलूं तो मैंने अपने परिवार के लिए किया है, क्योंकि मेरे परिवार ने मेरे लिए इतना कुछ किया है जिसको मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूं। उसके बाद मेरे एक साथी जो यहाँ नहीं है, राम सिंह जी गुर्जर, जो इस बार 130वीं रैंक से डिप्टी एसपी पद पर सिलेक्ट हुए हैं, वो नेवी में मेरे साथ थे, मेरे सीनियर थे, उनसे भी उस दौरान बातचीत हुआ करती थी। तो बातचीत से एक चीज समझ में आ गई कि सिविल सर्विसेज का अपना एक अलग चार्म है। और मैंने एक चीज ये भी महसूस किया कि मैं चाहे अफसर हूँ, लेकिन मैं ऑर्डर पे हूँ, देश सेवा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर गांव का कोई बंदा मुझे कॉल करके बोले कि मेरा ये काम है, उस काम को करने में मैं अक्षम था। तो ये सब ऐसे कारण थे जिन्होंने मुझे इस तरफ, इस डायरेक्शन में मोड़ा कि मैं 2013 के बाद मैंने किताबें छोड़ दी थी। अक्टूबर 2013 में मैंने असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा दी थी। उसके बाद 5 साल बाद मैंने जनवरी 2018 में इन्हीं सब कारणों से वापस किताबें उठाई, क्योंकि 5 साल के गैप के बाद मैंने किताबें उठाई। और मैं अक्सर ये मानता हूँ कि विद्यार्थी जीवन है वो एक तरह की तपस्या है। आप किस पोस्ट पे हो कोई मैटर नहीं करता है, जब आप एक बार कंपटीशन में हो तो आप एक विद्यार्थी। अक्सर मैं छुट्टी आया करता था तो मैं 1-2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलता था। तो मेरे पड़ोसी थे, अक्सर बोलते थे कि रवि जी आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब आते हैं कब जाते हैं। मेरे साथी वो बोलते थे कि वो आप घर से बाहर ही नहीं निकलते हो, हमेशा रूम में ही रहते हो। तो उस समय तो मेरे पास कोई बहुत ज्यादा जवाब थे नहीं देने के लिए, लेकिन आज है मेरे पास जवाब देने के लिए। इस चीज के लिए, इस मुकाम को हासिल करने के लिए वो मैंने सेक्रीफाइस किया था। और ये हर विद्यार्थी के लिए है, कोई भी चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। एक श्लोक है संस्कृत का जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि सुखार्थीन कुतो विद्या, विद्यार्थीन कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वाले को विद्या का, और विद्या चाहने वाले को सुख का। अगर सुख चाहिए तो विद्या मतलब पढ़ाई को छोड़ दो, और विद्या चाहिए तो सुख का त्याग कर दो। आज के समय में सुख के साधन क्या है? सो लिए, खा लिए, मिल लिए, बातें कर ली, गप्पे लगा ली, इधर घूम लिया उधर घूम लिया, यही सब सुख के साधन है जो युवा अवस्था में होते हैं। और मुझे इस चीज पे गर्व महसूस हो रहा है कि जब मैंने जनवरी 18 से इसकी तैयारी शुरू की थी, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी रहती थी कि मैं रेगुलर नहीं पढ़ पाता, लेकिन जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी
मैं कम से कम डेली 14 से 15 घंटे पढ़ाई करता था। अक्सर मेरी मम्मी और मेरे भाभी साहब बोलते थे कि जब भी मैं नीचे आता था सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए, दोपहर का खाना और शाम का खाना खाने के लिए, तो बोला 5 मिनट और रुक जा, 5 मिनट और रुक जा। मैंने कहा नहीं, ये मेरा प्रथम और अंतिम प्रयास है। मैंने कहा इसके बाद ना तो मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि पोस्टिंग किसी और जगह हो जाएगी, छुट्टियों की दिक्कत रहती है, और आप ऐसी फोर्सेज में रहते हो, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो कि 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे दिए। तो पहले दिन से मेरी एक सोच बिल्कुल फिक्स थी। मैं अक्सर अर्जुन सिंह से भी बात करता था कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो भगवान की कृपा से मेरा ये फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट ही हो गया। इस पूरी तैयारी में, क्योंकि आरएस की तैयारी ऐसी है कि इसका एग्जाम 1 साल में नहीं होता, और हम जो साथ में तैयारी करने वाले प्रतिभागी अक्सर बोलते हैं कि एक पंचवर्षीय योजना है। प्री मेंस इंटरव्यू 3 फेज होते हैं, और तीनों में बहुत सारे चैलेंजेस है। कोर्ट में लिटिगेशन चले जाते हैं, केस चले जाते हैं, भर्ती बहुत लंबी खींच जाती है। इस पूरे 3 साल का ये, जैसे ये भर्ती है वो 2018 की है और 2021 में जाके खत्म हो रही है। तो पूरे 3 साल में आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक, प्रोफेशनल, सर्विस लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन इस उतार चढ़ाव में मेरे फैमिली और फ्रेंड्स ने मेरा बहुत साथ दिया। लिस्ट बहुत लंबी है, अगर मैं शुरू करूं तो शायद खत्म ही ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आज मुझे लगता है कि उन लोगों को धन्यवाद कहने के लिए इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं अपने पेरेंट्स का, मम्मी और पापा का। मैंने अपने पापा को हमेशा एक मेहनती, ईमानदार और एक बहुत सीधा साधा इंसान पाया, जिसके दिल में मैंने कभी छल कपट नहीं पाया। गलत इनके साथ हुआ, इन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। और मेरी मम्मी जो कि भोलेपन की प्रतिमूर्ति है, इन दोनों की जो शिक्षा, संस्कार, जो परवरिश रही, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे शादी के लिए ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया। मैं हमेशा ये बोलता था कि ये एग्जाम खत्म होने दो, उसके बाद जो है आप, मुझे कभी उन्होंने प्रेशर नहीं किया। हमेशा बोला ठीक है बेटा, जितना पढ़ना है, जो तैयारी करनी है करो, और जब हो जाए तब हमें बता देना। उसके अलावा परिवार में रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। समाज में रहते, क्योंकि मैं समाज से दूर रहता हूँ, तो समाज में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इसमें उतार चढ़ाव को हैंडल करने में मेरे बड़े भाई विक्रम जी लखराव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काष्टी, मुझे लगता है कि मेरी सफलता इनके बिना कुछ भी नहीं है। इनके साथ मेरी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही विशेष है, और ये भाई कम और मेरे बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा रहे हैं। और मेरे जीवन का ऐसा कोई फैसला नहीं है जो मैं इनके बिना लेता हूँ। छोटे से लेके बड़ा फैसला और कुछ भी हो, हर चीज मैं इनके साथ शेयर करता हूँ। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे विक्रम जैसा बड़ा भाई मिला है, जो भाई भी है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। चाहे मैं नेवी में, जब मैंने नेवी का जब कॉल लेटर आया तो मैं ये परीक्षा देने ही नहीं जा रहा था। मुझे आज भी याद है कि हम बाहर वाले रूम में बैठे थे, मैंने भाभी जी और मम्मी को बोलते कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने अभी तो 17 साल की भी उम्र नहीं हुई है, आगे भी कर लेंगे, 1-2 साल और पढ़ लेता हूँ। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आप एग्जाम देने जाइए। और मेरा हमेशा ये रहे कि मैंने इनकी किसी भी सलाह को, किसी भी गाइडेंस को कभी नजरअंदाज नहीं किया। मैं वो एग्जाम देने गया तो नेवी में गया। नेवी में रहते हुए बीए करना बहुत मेरे लिए मुश्किल था, इनके सहयोग से बीए हो पाई। और उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट से लेके आरएस वाला, ये भी इन्हीं के बदौलत हो पाई, क्योंकि आरएस की जब मैंने परीक्षा तैयारी की थी, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, क्योंकि गांव में कोई आरएस था ही नहीं, कोई बंदा नहीं था जिसने आरएस की परीक्षा दे रखी हो। के रूप में मेरे साथ रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि इनकी सफलता आज नहीं तो कल श्योर है। आरएस के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था, मेंस से लेके, क्योंकि मैं प्रीलिम्स के बाद इनसे मिला था। मुझे अभी भी याद है कि ये निस्वार्थ भाव से सभी के साथ नोट्स शेयर करते थे। तो आरएस की परीक्षा में कंपटीशन इतना टाइट है, लोग अपनी बातें नहीं बताते हैं, नोट्स शेयर नहीं करते हैं। वहां पे अर्जुन राम जी ने
हमेशा अपना दरवाजा मेरे लिए खुला रखा। कभी भी मैं इनके रूम पे चला जाता था, कभी भी इनके लाइब्रेरी में चला जाता था और कभी भी कुछ भी पूछ लेता था, तो कभी इन्होंने मेरे को निराश नहीं किया। और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनको कैसे धन्यवाद ज्ञापित करूं। तो अर्जुन राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जब मेंस हो गया, तो मेंस के बाद इंटरव्यू की बात होती है। तो चूंकि मैंने बताया कि 3 साल का एग्जाम होता है, लंबा एग्जाम होता है और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था और जब मैंने वापस तैयारी शुरू की थी, तो इंटरव्यू के लिए ग्रुप बना के तैयारी करना, हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए उपलब्ध रहना, उसमें महावीर जी चौहान, जो यहाँ पे है और इस बार शायद उनको अकाउंट सर्विसेज या तहसीलदार सर्विसेज मिलेगा इनको, इन्होंने भी मेरी काफी हेल्प की। और हमेशा एक 24/7 अवेलेबिलिटी जो एक फौजी की रहती है, वो महावीर जी की रही है। इसके लिए मैं महावीर जी का शुक्रगुजार हूँ। मेरे मित्रों में अनिल कुमार प्रजापति मेरे परम मित्र हैं और यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनके लिए मेरा हृदय में विशेष प्रेम है और जो शब्दों से बयान नहीं हो सकता। प्रेम प्रकाश प्रजापति, जो बड़े भाई मित्र गाइड के रूप में हमेशा साथ रहे हैं। कैलाश भाई, जो एक गाइड मेंटोर और अग्रज की तरह हमेशा अवेलेबल रहे हैं। मेरे भाई दिलीप, जिनसे जब भी बात हुई है हमेशा एक मोटिवेटिंग बात ही हुई है और अपने जीवन में संघर्ष के बावजूद वो प्रयासरत है उच्चतर स्तरों की तरफ, और हमारा ऑल दी बेस्ट है उनके लिए और हम उनके साथ हैं। अक्सर ये बोला जाता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो और आप जो आपके युवा साथी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है, क्या टिप्स है? तो चूंकि मेरा जो आरएस में, जैसे कि पहले कैलाश जी ने बता ही दिया है, ये मेरा प्रथम प्रयास था और प्रथम प्रयास से मुझे 16वीं रैंक मिली है। और इसमें मेरा एसडीएम, जिसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, और यूपी, एमपी और राजस्थान में भी उप कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, उसके लिए उस पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी 6 महीने की मेरी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 6 महीने की फिर ट्रेनिंग होगी। फिर ट्रेनिंग में कई बार पहले दिन ही एसडीएम का चार्ज दे दिया जाता है। अभी ज्वाइनिंग आई नहीं है। चेक। ये इस तरह की परिस्थिति आती रहती है हमारे जीवन में भी और यहाँ पे भी। ये सभी हमारे लाइफ का पार्ट है, इसको निगलेक्ट कीजिए। तो मैंने अपना ट्रेनिंग का बताया कि 6 महीने का इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, फिर 6 महीने का फिर ट्रेनिंग और पहले दिन ही इसमें एसडीएम और उसका चार्ज दे दिया जाता है। तो बहुत ही जल्द मैं आपके बीच रहूँगा, जोधपुर में तो नहीं लेकिन कहीं आसपास मेरी पोस्टिंग रहेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर गांव का कोई भी बंदा अपने किसी भी प्रशासनिक, पुलिस या इस तरह के काम के लिए मुझे कॉल करेगा। इसी चीज के लिए मैं आ रहा हूं इधर कि अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और आप सब लोगों की जो भी यहाँ बैठा हुआ है, उन सब के आशीर्वाद और शुभकामनाओं की वजह से मुझे ये मुकाम मिला है। इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत हार्दिक आभार। तो टिप्स की मैं बात कर रहा था कि युवा प्रतिभागियों के लिए क्या टिप्स होने चाहिए, क्या आपकी विजडम है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सूरज की तरह जलोगे तो सफलता आपके कदमों में होगी, लेकिन जलना पड़ेगा सूरज की तरह, मतलब आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा, कड़ी मेहनत और लगन और समर्पण, ये 3 चीजें ऐसी है जो किसी बाजार में नहीं मिलती है, किसी नोट्स में नहीं मिलती, किसी बुक्स में नहीं मिलती है। अगर ये आपके अंदर है तो है, नहीं है तो कोई आपको बांट के पिला नहीं सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अक्सर इस जैसे आरएस की परीक्षा में भी बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी सफल हुए हैं जिनका बहुत सामान्य बैकग्राउंड रहा है। मेरा खुद का भी बैकग्राउंड बहुत सामान्य है, माताजी गृहिणी, पिताजी व्यवसायी है, दुकानदार है। तो मेरा भी कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड नहीं रहा है। सर गाँव की सरकारी स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, लेकिन वो तभी हो पाता है जब हमारे पास कड़ी मेहनत हो, समर्पण और लगन हो। अगर ये 3 चीजें हमारे पास है तो हमें सफलता उससे मिलेगी, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो।
ये जरूरी नहीं कि हर एक बंदा पढ़ाई में अच्छा हो, कोई बिजनेस में अच्छा होता है, कोई किसी और फील्ड में अच्छा होता है, लेकिन तीनों चीजें तो सबको चाहिए होती है। उसके बाद विद्यार्थी, जब हम बात करते हैं, मैंने कहा कि विद्यार्थी जीवन है, तपस्या का जीवन है। आज के समय में मैं तो तपस्या विद्यार्थी जीवन को ही मानता हूँ। कोई अच्छे से पढ़ाई कर रहा है मतलब तपस्या कर रहा है, और उसके लिए क्या है कि काक चेष्टो बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च ग्रह त्यागी अल्पहारी विद्यार्थी च पंच लक्षणम। एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए कि उसकी चेष्टा होनी चाहिए कौवे की भांति, तो हमेशा कोशिश करता है कि उसको अपना लक्ष्य मिल जाए। बगुले की भांति उसका ध्यान होता है, जो 3 घंटे तक भी ध्यान लगा के रखता है कि उसको मछली मिल जाए। श्वान निद्रा, ऐसा नहीं कि 10-10, 12-12 घंटे आप सो रहे हो, जबकि आपको पढ़ना है, पढ़ाई की आड़ में आपका पूरा समय निद्रा में जा रहा है। ग्रह त्यागी, घर के प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अक्सर हम बोलते हैं जिसने गांव छोड़ा वही आगे बढ़ा। और अल्पाहारी, कम खाने वाला। तो ये इस तरह के जो 5 लक्षण जिसमें होते हैं वही विद्यार्थी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे मेरे युवा प्रतिभागी है, मेरे युवा मित्र है, और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आज मैं हूँ, कल यहाँ पे आज मैं 1 हूँ और कल यहाँ 100 होंगे। उन सबके लिए एक मैसेज है मेरे पास। दूसरा है कि जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें असफलता भी मिलती है। श्री घनश्याम जी ओझा, पूर्व महापौर जोधपुर, प्रेमलता जी प्रजापत, उपरदान बावड़ी, गुराराम जी पूर्व सरपंच गंगाणी, सुवालाल जी वेदव्यास जी दादीज, पूर्व सरपंच गंगाणी, और मांगीलाल जी, और भी मेरे जो मित्रगण हैं। इस स्टेज के माध्यम से मैं 3 चीजें रखना चाहूंगा। जब से मैं सफल हुआ उससे पहले भी 3 चीजें मेरे दिमाग में थी, और क्योंकि आज मुझे भगवान की कृपा से इस मंच पे आप सब लोगों के लोगों के सामने खड़ा होने का मुझे मौका मिला, बोलने का मौका मिला। सबसे पहली चीज यह है कि राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। अक्सर यहाँ पे आर्ट्स है, आज मुझे लगता है कि यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कई दशक हो चुके हैं। हमसे छोटे गांव है, वहाँ पे कॉमर्स है, साइंस है, साइंस बायोलॉजी, साइंस मैथमेटिक्स, लेकिन हमारे गांव में अभी भी साइंस का स्ट्रीम नहीं है। और मुझे आशा नहीं, अपनी तो पूर्ण विश्वास है कि इस मंच पे जो लोग बैठे हैं वो प्रभावशाली है, वो इतना करने में सक्षम है। मुझे आशा नहीं, अपनी तो पूर्ण विश्वास है कि ये जल्दी ये चीज हो जाएगी। दूसरा यह है कि विद्यार्थी जीवन में बुक्स का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कहा भी गया है कि बुरी संगति में रहने से अच्छा है अकेले रहो, किताबों के साथ रहो। किताबें आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, बेस्ट फ्रेंड्स होती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, कभी जातिवाद तो कभी किसी और तरह की अच्छी राजनीति में पड़ के हम अपने गांव का स्वाद खराब कर देते हैं, गंद से बढ़ा देते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में एक लाइब्रेरी हो। हम यहाँ राजकीय सेवा में बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा बहुत भी डोनेशन करेंगे, चंदा करेंगे तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी यहाँ खोली जा सकती है, और उसमें हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय का लड़का लड़की विद्यार्थी वहां पे पढ़ने के लिए आए, और वो सबके लिए खुला हो। और ये संभव है। आज बंगाड़ी गांव इतना सक्षम हो चुका है, ये चीज संभव है, असंभव नहीं है। तीसरी चीज है कि चूंकि मैं खुद आरएस बन गया पहले प्रयास में, और मैं चाहता हूं कि मेरा गांव, कई हम गांव सुनते हैं कि ये फौजियों का गांव है, ये राजनेताओं का गांव है। मैं चाहता हूं कि गंगाड़ी गांव को भी एसडीएम का गांव के रूप में जाना जाए, और यह एक नहीं बहुत सारे एसडीएम हो। और इसी के लिए मैंने एक पहल जो कैलाश भाई, विक्रम भाई, इनके साथ भी साझा की है कि चूंकि अभी मैं छुट्टी पर हूँ तो एक ऐसा सेमिनार आयोजित किया जाए कि जो भी यहाँ स्टूडेंट्स है, युवा प्रतिभागी है, जिनके मन में डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, तहसीलदार बनने का सपना अपने मन में रखा है, उनको एक गाइडेंस मिल सके। और गाइडेंस की क्या इंपॉर्टेंट रोल होती है, मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। मैंने 12वीं कर ली, नेवी में चला गया, उसके 1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि असिस्टेंट कमांडेंट नाम की कोई परीक्षा भी होती है। मुझे तो इसका पता भी नहीं था कि ऐसी परीक्षा होती है, ऐसा कोई पद होता है। और यही गाइडेंस अगर आज हमें यहाँ अपने बच्चों को जो 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, उनको ये मिल जाए कि असिस्टेंट कमांडेंट भी होता है, बना जा सकता है, इसी गांव की स्कूल में रहकर बना जा सकता है, अच्छे से पढ़ के बना जा सकता है, सीमित संसाधनों के साथ और आर्म्ड फोर्सेज में टफ जॉब के साथ बना जा सकता है। ये जो सपना मैं सब आप लोगों को दे रहा हूँ, इसी सपने को साकार करने के लिए और आरएस के प्रतिभागियों को गाइड करने के लिए
इन छुट्टियों में मैं 1-2 सेमिनार का आयोजित करूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा है, इसकी कैसे तैयारी की जाए और आरएस की तैयारी कैसे की जाए, ताकि आप प्रथम प्रयास में जैसे मैं बना वैसे आप लोग भी बने। और अक्सर मैं देखता हूं कि जब गांव के इतिहास के बारे में सुनते हैं तो आज लगभग में 6 दशक 50 से 60 साल हो गए हैं और गांव को पहला आरएस अधिकारी एसडीएम देने में 60 साल से ज्यादा समय लग गया है। तो ये हमारा सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है कि हम 60 साल लगे। हमने महापौर दे दिए, अच्छे अच्छे राजनेता दे दिए और भी बिजनेस व्यवसाय में बहुत सारे प्रभावशाली लोग दे दिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो क्रक्स होता है, तो वास्तव में जो राजा होता है, वो देने में हमें 50-60 साल लग गए। और मैं इस मंच से सभी गांव वालों से, सामाजिक मंच से मैं आग्रह करूंगा कि हमें इस दिशा में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज का समय शिक्षा है, जिसके पास शिक्षा है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। मैं शिक्षा के बल पर यहां खड़ा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा वर्ग, मेरा समुदाय मैटर नहीं करता है। मैटर करता है अच्छी शिक्षा मिली, अच्छी रैंक मिली, इसलिए हूं। और आप में से भी जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा गांव के अंदर, जो जाति से और राजनीति से ऊपर उठा हुआ है, तो मुझे आशा ही नहीं है, तो पूर्ण विश्वास है कि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हमारा गांव देगा। लेकिन हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी भी हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। जिस दिन गांव से बच्चों की स्कूल किसी दूसरे कस्बे या शहर में ना जाए, तब तक हमें समझना चाहिए कि हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और हमें इस चीज को मानना चाहिए। हम ये अक्सर मानते हैं कि मेरा बच्चा उस प्राइवेट स्कूल में जा रहा है जो इस गंगाड़ी गांव से बाहर है, तो ये कोई सौभाग्य की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े हैं। निसंदेह पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है, चाहे वो राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाड़ी हो या राजकीय बालिका विद्यालय गंगाड़ी हो या बालाजी आदर्श विद्या मंदिर हो, बहुत अच्छा काम हुआ है। 10 सालों में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। लेकिन प्रगति, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति जितनी हमें करनी चाहिए उतनी आज नहीं है, क्योंकि मैं लगभग पूरा भारत घूम चुका हूँ। मैं राजस्थान को छोड़ के साउथ में गया, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहां से मैं बंगाल में गया बीएसएफ में रहते हुए। बंगाल से अभी मैं कश्मीर में हूँ, बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और अभी मैं राजस्थान में जाऊंगा। पूरा भारत घूम चुका हूँ। तो मैंने जो शिक्षा की स्थिति देखी है, हमें इसमें बहुत ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। और इसको कोई व्यक्तिगत ना ले, कृपया मेरा ये निवेदन है कि कोई इसको व्यक्तिगत ना ले। जब तक हम अपनी सच्चाई से, अपनी कमजोरी से रूबरू नहीं होंगे, हम उनको कभी दूर नहीं कर सकते। और ये हमारी कमजोरी है कि शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद है, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति है, और ये एक सत्य है, एक तथ्य है, सत्य है। इसको हमें मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और इसको दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम में भाटिया आश्रम की जोधपुर शाखा से मैं जुड़ा हुआ था, और उसके जो हेड है, संस्थापक है वीरेंद्र सिंह जी शेखावत, और भाटिया आश्रम जो प्रवीण जी भाटिया के मार्गदर्शन में चल रहा है, वो यहाँ उपस्थित नहीं है क्योंकि मैंने कहीं कोचिंग नहीं की। लेकिन मुझे जो गाइडेंस मिला, जो इस आरएस की तैयारी करने के लिए मुझे मार्गदर्शन मिला, प्लेटफॉर्म मिला, अर्जुन जी और महावीर जी जैसे जो मित्र मिले, वो मुझे इसी आश्रम के द्वारा मिले। ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, गाइडेंस है। और क्योंकि मैं जॉब में था, इसलिए रेगुलर ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी ज्वाइन किया मैंने भाटिया आश्रम को ज्वाइन किया है। उसका भाटिया आश्रम के प्रवीण जी भाटिया और वीरेंद्र सिंह जी शेखावत आरटीएस का मैं हृदय से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे मैं अपने जीवन में पहले प्रयास में आरएस में स्वर्ण रैंक हासिल कर सका। हालांकि वो यहाँ पे नहीं है, मेरा हृदय से उनका आभार है। अंत में ये पूरा अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, उसके सफल आयोजन, संचालन और क्रियान्वयन में मैं कैलाश भाई, प्रेम भाई, विक्रम भाई, अशोक भाई, और चूंकि अभी तो मुझे 4 नाम ही याद आ रहे हैं, और भी बाकी जो मेरे मित्र हैं, आत्मीयजन हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस अभिनंदन कार्यक्रम समारोह से जुड़े रहे हैं, उनका हृदय से आभार।
पूर्व महापौर श्री घनश्याम जी ओझा, भूराराम जी, वेद व्यास जी, मांगलाल जी, मेरे आदरणीय अध्यापकगण, मेरे समाज और परिवार के आत्मीयजन और समस्त ग्रामवासी जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इतनी जलती धूप में मेरे स्वागत के लिए आए, माल्यार्पण किया, अभिनंदन किया और मुझे महसूस करवाया कि मैं किसी जाति या समाज से नहीं हूं, मैं इस पूरे गांव का सपूत हूं। और मुझे सबसे अच्छा ये चीज लगती है जलवेड़ी गांव में, ये महसूस ही नहीं होता कि आप किसी जाति या समाज से बिलोंग करते हो। ऐसा लगता है कि पूरा गांव अपना ही है और सभी अपने गांव वाले अपने ही हैं। मैं 2017 में जब आया था सोर्ड ऑफ ऑनर और असिस्टेंट कमांडेंट बनकर, और लगभग 4.5 साल के बाद गांव वालों का मेरे प्रति प्रेम, स्नेह और आत्मीयता जो बनी रही, उसके लिए मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये आत्मीयता, ये स्नेह, ये प्रेम मेरे प्रति हमेशा आप लोगों का बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अंत में कुछ पंक्तियां हैं जो अक्सर मैं गुनगुनाता रहता हूँ, वो आप सब लोगों के लिए है, क्योंकि जीवन के किसी न किसी समय हम निराशा के भंवर में होते हैं। तो कुछ पंक्तियां, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, डर हो न निराश करो मन को। संभलो की सुयोग न जाए चला, संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदपाय भला। समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, डर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। मरणों पर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तलो निज साधन को, न हो न निराश करो मन को। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।